तो भारतीय ज्ञान परंपरा से पूरी तरह से आलोकित होकर के इस युवा शक्ति को स्थापित करना है जिसमें वह बेरोजगार नहीं रहे जी। 86 की जो पॉलिसी आई थी शिक्षा नीति, वो भी भारत के लिए एक मील का पत्थर है जी। वह एक तरह से पूरा भारतीय शिक्षा पद्धति का पूरा एक खाका तो उस समय बना दिया गया था जी। लेकिन उसको लागू करने में जब सरकार ने देखा कि पूरा भारत, पूरा हमारा देश अशिक्षा से ग्रस्त था, ऐसी दशा में उन्होंने समग्र शिक्षा का अभियान चलाया। जैसे अपनी जो मातृभाषा होती है उसमें व्यक्ति का संपूर्ण चीज़ें आ जाती है, उसमें अपनापन होता है, अपनी संस्कृति होती है, अपने संस्कार होते हैं। तो व्यक्ति जब 5वीं तक एक बार ये चीज़ें ग्रहण कर लेगा तो वो ताउम्र उसके साथ बनी रहेगी। नई शिक्षा नीति अब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। इसमें बच्चे का जब 12th तक की पढ़ाई होने के बाद कॉलेज में आएगा, उसको क्रेडिट उसका खुलेगा, अकाउंट खुलेगा, जैसे बैंक की तरह। मोबाइल है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन इसका जो उपयोग है वह दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। आज हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हर किसी प्रश्न का सवाल का जवाब 1 सेकंडों में हम मोबाइल से ढूंढ लेते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी पर इसका दूसरा प्रभाव है, वे लोग इसका सकारात्मक उपयोग नहीं करके गाना सुनना और दूसरी तरह की चीज़ें देखने में उनका समय बर्बाद हो जाता है। जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम टॉक विद सिनेमा एक्शन। और मैं हूं आपको दोस्त राजेंद्र सिंह चौहान। और मित्रों, आज हम बातचीत करेंगे एक विशेष विषय पर, वो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो कि अभी भी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। और इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करूं, हमारे आज के मेहमान हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं एक राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश लाल जी नीनामा। सर, स्वागत एक बार फिर से आपका, जो कि हमारे डूंगरपुर महाविद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। आपके लिए 2 शब्द मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहाँ में है कम, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहाँ में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से स्वागत है। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम। और सर, आज हम बातचीत करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, नई शिक्षा प्रणाली पर। नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई ना 2023 में, लेकिन ये क्या है और इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें जानकारी दीजिए। फिर चर्चा के दौरान मैं शिक्षा को लेकर आपसे बातचीत करूँगा। जी सर। जी सर, नई शिक्षा नीति अभी 2020 में आई। भारतीय शिक्षा पद्धति में कई सुधार करने की गुंजाइश देखी, ऐसे कई मनुष्यों ने देखने के बाद इस नई शिक्षा नीति को लिया, जो भारतीय परंपरा की जो शिक्षा है, जो भारतीय ज्ञान है, जो कौशल है, उस कौशल को पुनर्स्थापना करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नीति है। इस शिक्षा नीति में जो भारतीय संस्कृति है उसको फिर से अपना आत्मसम्मान मिले, गौरव मिले, इस दृष्टि से इस नीति में शिक्षा को अपने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में देने का प्रावधान किया है, ताकि प्रारंभिक स्तर पर बच्चे में जो संस्कार रहेंगे वह अंतिम समय तक रहेंगे। इससे सुनियोजित नियोजित तरीके से समाज की एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो पूरी से तन मन और ज्ञान विज्ञान से भी भारतीय हो। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से पूरी तरह से आलोकित होकर के इस युवा शक्ति को स्थापित करना है जिसमें वह बेरोजगार नहीं रहे। अंग्रेजों के द्वारा दी हुई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे लोग पढ़ तो जाते हैं लेकिन रोजगार नहीं कर पाते। बेरोजगारी भारत की बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के इतना मंथन के बाद ऐसा निकला है, इस नीति में ये तय किया गया कि ऐसी रोजगार परक शिक्षा हो और व्यक्ति जैसे शिक्षा लेने के बाद स्वयं का अपना व्यवसाय खड़ा कर सके और वो बेरोजगार न रहे। तो इसलिए इस शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया गया। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नई शिक्षा का नीति के बारे में कुछ कहना भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी इम्प्लीमेशन इसका हुआ है, साल एक बार हुआ है इसमें, लेकिन पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी, खास करके 1986 देश आज़ादी के बाद पहली बार लागू हुई थी। आप भी शायद उसी में पढ़े और मैं भी उसमें पढ़ा। स्कूल एजुकेशन भले हमने पहले की हो, लेकिन जो कॉलेज एजुकेशन और बाद की जो भी पढ़ाई है वो हमने तकरीबन अधिकांश लोगों ने उसमें। आप क्या फ़र्क समझते हैं जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी 1986 की और वर्तमान समय में सरकार ने जो लागू की है? देखिए,
86 की जो पॉलिसी आई थी शिक्षा नीति, वो भी भारत के लिए एक मील का पत्थर है। जी वह एक तरह से पूरा भारतीय शिक्षा पद्धति का पूरा एक खाका तो उस समय बना दिया गया था, जी लेकिन उसको लागू करने में जब सरकार ने देखा कि पूरा भारत, पूरा हमारा देश अशिक्षा से ग्रस्त था, इसी दशा में उन्होंने समग्र शिक्षा का अभियान चलाया जी कि अंतिम तबके तक शिक्षा पहुँचे और वो भी निःशुल्क शिक्षा पहुँचे। इस दृष्टि से सरकार ने इसको समग्र शिक्षा का नाम देते हुए समाज के हर तबके तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 86 की पॉलिसी में करी। जी नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि 1986 और अभी की जो नई शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि आप एक प्रधानाचार्य हैं और एक शिक्षाविद हैं, क्या कुछ फ़र्क समझते हैं आप? 86 की पॉलिसी में ये था कि शिक्षा देना है, जी जी तो उसमें प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये आंगनवाड़ी जैसे बाल विकास, इस तरह से अनेक इस योजनाओं के माध्यम से अंतिम तबके तक शिक्षा का था, जी लेकिन वो साक्षर ही हो पाए। जी अब इस नई पॉलिसी में ये है कि व्यक्ति शिक्षा तो ग्रहण करे, जी। साथ में रोजगारपरक शिक्षा भी ले, जी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी ले। जी ये इसकी दोनों में फर्क है। जी तो अब गुणवत्ता के साथ में रोजगारपरक शिक्षा की बात हो रही है, जी। तकनीकी शिक्षा की बात हो रही है कि व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट ले, डिप्लोमा ले, डिग्री ले, उसके बाद बेरोजगार न रहे। जी इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है। जी, हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं चाहूँगा आपकी जो बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से आपने स्कूलिंग किया, कहाँ से आपने कॉलेज किया, उसके बाद हम नई शिक्षा प्रणाली और पुराने शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आपके बारे में बताइए ताकि हमारे जो श्रोता हैं या दर्शक हैं वो जान सकें कि आपका क्या कुछ बैकग्राउंड। जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव में हुई। जी गाँव में जो प्रारंभिक पाठशाला ही थी, 5वीं तक का विद्यालय, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर मेरे 6ठी से 10वीं तक की शिक्षा। जी तो उस ज़माने में तो ये साधन सुविधा नहीं थी, तो साइकिल पे ही जाना आना होता था। तो लेकिन ये चीज़ है कि आगे पढ़ने की उत्कंठा मेरे मन में उस समय से थी। जी रोज़ 5 किलोमीटर जाना, रोज़ घर 5 किलोमीटर आना और घर पे आके चिमनी से पढ़ना, यही रूटीन था। इसके बाद शिक्षा के प्रति जो लगाव था, इस वजह से हम फिर शहर में आए और बांसवाड़ा आने के बाद शिक्षा की गति आगे बढ़ी जी और इसमें भी अच्छे गुरुजनों का साथ मिला। और मैं प्रारंभिक जब डिग्री कोर्स में ही पढ़ रहा था, तभी से मेरे मन में आया मुझे कॉलेज का लेक्चरर बनना है। जी तो वो सपना मेरा साकार हुआ। जी आगे मैं बढ़ूँगा, उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुरानी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी उसमें किसी भी विद्यार्थी या शिष्य के लिए अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ होती थी, संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती थी, वो सिखाया जाता था वहाँ पे। और तकरीबन उसके पूरी उम्र भर वो परिवार की बात हो या गुरुओं के प्रति तो एक अलग ही बिल्कुल कहना चाहिए एक सम्मान होता था। लेकिन देश आज़ादी के बाद और इस ज़माने की जो शिक्षा है उसमें हम देखते हैं कि संस्कार नाम की चीज़ें या अनुशासन जो चीज़ें हैं वो बहुत ही पुरानी, हज़ारों साल पुरानी बात होगी। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो एजुकेशन है खास करके कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी जो एजुकेशन है वो हमारे डिसिप्लिन के लिए या संस्कार के लिए नई जो एजुकेशन नीति जो आ रही है वो कितना कारगर सिद्ध होगी? हाँ, होगी। नई शिक्षा नीति में जो सेमेस्टर सिस्टम किया है इन्होंने, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम किया है, तो इसमें विद्यार्थी नियमित रूप से महाविद्यालय आएगा जी तो अपने अध्यापकों के उसमें रहेगा, संपर्क में रहने से उसको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्योंकि जब टर्म टेस्ट दे रखा है तो बच्चे को अनिवार्य रूप से महाविद्यालय में आना ही है, अपना तय समय में जो कोर्स है वो करना है। इससे क्लास में बच्चा जब आएगा और अध्यापक के संपर्क में रहेगा तो निश्चित रूप से अनुशासन उसमें विकसित होगा और ये अनुशासन ही उसको विकास की उस सीढ़ी पर ले जाएगा। जी तो इस पॉलिसी में ये तय किया है कि वो पुरानी शिक्षा पद्धति को इसका अनुसरण करते हुए कुछ तो इसमें सुधार होगा। जी अभी जो नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वो लोकल लैंग्वेज में होगी। जैसे हम यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में रहते हैं तो वागड़ जैसी जो भी जिसकी क्षेत्रीय भाषा है, लोकल भाषा है, तो ये एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए कितना उपयोगी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपयोगी तो ज़रूरी है क्योंकि संस्कार जैसे पढ़ेंगे जी जैसे अपने जो मातृभाषा होती है उसमें व्यक्ति का संपूर्ण चीज़ें आ जाती है, उसमें अपनापन होता है, अपने संस्कृति होती है, अपने संस्कार होते हैं।
तो वो व्यक्ति जब 5वीं तक एक बार ये चीज़ें ग्रहण कर लेगा तो वो ताउम्र उसके साथ बनी रहेगी। जी हम आज देखते हैं कि आज वैश्वीकरण के दौर में पूरी दुनिया बाजार हो चुकी है। जी इस दृष्टि से व्यक्ति को तो तैयार होना है वैश्विक स्तर पर, लेकिन जब ये प्रारंभिक शिक्षा यदि मातृभाषा में होगी जी तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो भारतीय परंपरा के जो संस्कार हैं वो उसमें रहेंगे। जी तो उसके लिए अच्छा ही रहेगा, व्यक्ति कहीं भी जाए लेकिन वो भारत को कभी नहीं भुला पाएगा। थोड़ा सा नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें लागू होने वाली है नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति अब क्रेडिट बेस्ड जी सिस्टम है। जी इसमें बच्चे का जब 12th तक की पढ़ाई होने के बाद कॉलेज में आएगा, उसको क्रेडिट उसका खुलेगा, अकाउंट खुलेगा, अच्छा। जैसे बैंक की तरह। जी तो उस क्रेडिट बैंक में उसका जो उसने यदि त्रिवर्षीय डिप्लोमा जब डिग्री करता है तो यदि उसने देखा कि मुझे एक ही वर्ष पढ़ना है, किसी वजह से छोड़ देना है, तो उसको एक क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा यदि उसने सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई की तो उसको एक डिप्लोमा मिल जाएगा कि 2 ईयर किया हुआ है, ओके और 3 साल कंप्लीट करेगा तो उसको डिग्री मिलेगा। वो सारा उसके उस बैंक में एडिट होता जाएगा, डिग्री, जी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। जी तो इस तरह से वो अपने उस कौशल साथ में डिग्री के साथ वो कौशल का सर्टिफिकेट भी कर सकता है, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा ले सकता है और रोजगार परक कोई भी डिप्लोमा कर सकता है। ये व्यवस्था इसमें करी है। तो इस शिक्षा नीति के माध्यम से व्यक्ति अपने एक डिग्री के साथ साथ कोई और भी सहायक इस तरह के डिप्लोमा करके अपना रोजगार पा सकता है। जी साधारणतः क्या होता है कि हम जैसे डिग्री करें तो एक डिग्री 3 साल तक आपको कंटिन्यू करनी पड़ती है। जी बीच में बीएड करना चाहे, आईटीआई करना चाहे तो वो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि 1 साल किया आपने, उसके बाद फिर आप आईटीआई करना चाहें या डीपीएड बीपीएड जो भी छोटे मोटे 2-2 साल के कोर्स होते हैं वो कोर्स करें तो ये कहीं ना कहीं उसका साल भी नहीं बिगड़ेगा और दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये कहीं नहीं, मुझे लगता है कि बेरोज़गारी को कम करने के लिए बहुत ही कारगर शिक्षा क्षेत्र में एक नया कदम सरकार ने उठाया। अब हम आते हैं वापस उस चीज़ पे। आजकल हर चीज़ का निजीकरण हो गया है, कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, और एक ज़माना हुआ करता था जब सिर्फ सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज होती थी। आज आप फिनलैंड में जाएं तो वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। भूटान जैसा छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज आप जानते हैं कि स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, हमारे ज़माने में जब आप कुछ जानते हैं कि कोई इंजीनियर अगर बन जाता था तो वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाता था। कोई इंजीनियरिंग उसका एडमिशन हुआ है, मेडिकल में, आज तो आप ये दिया वो दिया, थोड़ा बहुत 25 लाख गए आप मेडिकल में, आपका एडमिशन हो गया, आप इंजीनियरिंग। तो ये जो नई प्राइवेटाइजेशन या जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है एजुकेशन में, कितना नुकसान हुआ है शिक्षा को? ये बाजारीकरण तो हुआ है, इससे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि हर तबका ऐसी शिक्षा नहीं ले सकता है। उस शिक्षा की ये एक तरह से इस बाजारीकरण में जो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब ये शिक्षा का बाजारीकरण में वो लोगों ने इसका बिल्कुल निम्न स्तर पैदा किया, जो हमारे लिए एक तरह से बेरोजगारों की फौज खड़ा करने वाला। कि इस चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन पर लगाम जरूर होना चाहिए भारत सरकार का, कि जो अपने अच्छे अपने स्तर को मेंटेन करता है, जो अच्छे शिक्षक रखता है और संसाधनों को जुटा पाता है, उसी को मान्यता मिले तो शिक्षा बेहतर हो सकती है। अपन इसके खिलाफ नहीं है प्राइवेटाइजेशन, लेकिन संसाधनों के साथ में अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देगा उस संस्थान को रहना चाहिए, बाकी को ख़त्म करने चाहिए, ऐसी अपनी मान्यता। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम टॉक विद सिनेमा एक्शन, और आज के हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश लाल जी नीनामा साहब। स्वागत है एक बार फिर से आपका सर। ये पूछना चाहूँगा कि आप खुद एक प्रधानाचार्य हैं, और प्रधानाचार्य और खास करके कॉलेज के प्रधानाचार्य एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे अनुभव है, क्योंकि आपको स्टाफ को भी संभालना होता है, बाकी गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं उनको भी संभालना, फिर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि कहीं पे भी जाके देख लें, जैसे हमने शुरुआत में बात की, अनुशासन नाम की चीज़ बहुत न के बराबर रही है। तो कैसे अनुभव है आपके पिछले कुछ सालों के, खास करके प्रधानाचार्य के रूप में? जी, इसमें बड़ी चुनौतियां हैं जी, कि शिक्षा की नई ये शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति की धरातल पर जब तक लागू होगी तो उसको लागू करने के लिए अभी बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने भी। मैंने अनुभव किया है कि जब 7,000 नियमित विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जी, अब 7,000 के लिए भौतिक संसाधन नहीं है, जी,
तो इन अभावों में हम उनको इधर से उधर व्यवस्था करते हैं, जैसे तैसे इनको हम हमारे स्तर पर देने की कोशिश करते हैं। और आजकल आयुक्तालय से भी इस तरह के कई पत्राचार होते हैं, तुरंत उसका जवाब मांगते हैं। इस दृष्टि से स्टाफ की शॉर्टेज और विद्यार्थियों की अधिकता का सब बराबर उनको जिस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए वो चीज़ें अभी खामियां हैं जी। और मुझे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि विद्यार्थी तुरंत डिमांड लेके आ जाते हैं और उधर आयुक्तालय को भी जवाब देना पड़ता है। और इस तरह से शॉर्टेज में हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार उनको दे करके संतुष्ट करके भेजने का प्रयास करते हैं। जी। अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें, वैसे तो आप तो कॉलेज ही महाविद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शुरुआत में जैसे विद्यार्थी जाता है सीधा ABCD या ब स द क ख जो भी शुरुआत वहीं से कर देते हैं। तो आपको एज ए पेरेंट, एक अभिभावक के रूप में आप क्या सोचते हैं कि शुरुआत में बच्चे को थोड़े संस्कार, उठने बैठने का तरीका, नमस्कार करने का तरीका ये होना चाहिए, या अभी जो चल रहा है कि चलो गए और दूसरे दिन से ABCD शुरू होगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और किस तरह से अगर कुछ बदलाव होना चाहिए तो किस तरह से हो सकता है बदलाव? हाँ, जरूर होने चाहिए। जैसे अभी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जो अंधाधुंध दौड़ हो रही है, जी, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो नई पॉलिसी में जिस तरह की बात करी है कि मातृभाषा में या जो अपने क्षेत्रीय भाषा में, तो उसमें कुछ मिठास है, उसके संस्कार हैं, तो वो ज़रूर बच्चे को मिलने चाहिए। और स्कूली स्तर पर भी जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं उसमें जो बच्चे में से संस्कार के बीज बो सकें, वो चीज़ें हमको करनी चाहिए, जिससे बच्चा कम से कम ये भारतीय परंपराएं, भले अंग्रेजी शिक्षा ले, लेकिन हमारे जो पुरातन जो सनातन काल से संस्कार चले आ रहे हैं वो उसमें ज़रूर जाने चाहिए। आराधना हो, प्रार्थना हो, वो गुरु से किस तरह से बात करे, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी, जी, तभी वो अच्छा नागरिक बनेगा। मोबाइल, आप जानते हैं कि आज कितना हम गुलाम हो चुके हैं मोबाइल के। अगर 2-5 मिनट के लिए मोबाइल इधर उधर रख लिया तो हम ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ पे है मोबाइल। और ख़ास करके विद्यार्थी और उनमें से भी महाविद्यालय या जो युवा लोग हैं वो बिल्कुल कहना चाहिए बहुत ही एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल के। तो मोबाइल का हालांकि कई मरतबा पढ़ने के लिए और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोबाइल ने विद्यार्थियों के ऊपर कितना असर छोड़ा, कितना प्रभाव छोड़ा है। और आपको लगता है कि ये मोबाइल जो है, और अब AI भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो इसके बारे में आप क्या विचार हैं आपके? मोबाइल है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन इसका जो उपयोग है वह दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। जी, आज हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हर किसी प्रश्न का, सवाल का जवाब 1 सेकंडों में हम मोबाइल से ढूंढ लेते हैं। जी, लेकिन युवा पीढ़ी पर इसका दूसरा प्रभाव है। वे लोग इसका सकारात्मक उपयोग नहीं करके गाना सुनना और दूसरी तरह की चीज़ें देखने में उनका समय बर्बाद हो जाता है। तो ये एक तरह से समय का एक तरह से समय बिगाड़ने वाला है। विद्यार्थी अपना महत्वपूर्ण समय पढ़ने के बजाय अनावश्यक चीज़ें देखने में व्यस्त कर देता है। जो मोबाइल है उसके लिए बहुत ही सदुपयोग की चीज़ है। दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान सब उसके पास है, लेकिन वो उस ज्ञान विज्ञान को नहीं देखता है और वो उसके मनोरंजन तक के सीमित रहता है और उसका अपना महत्वपूर्ण समय वो खो देता है। तो इस पे पाबंदी होनी चाहिए। विद्यालय महाविद्यालय में बच्चा मोबाइल लेकर नहीं आए, अपने घर पे उसका सदुपयोग करे, ये पेरेंट्स भी ध्यान रखें, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये थोड़ा सा सद के इसका उपयोग करें तो ठीक रहेगा। जी, मोबाइल की बात करें तो कोरोना काल हम जानते हैं कि कितना भयावह समय था वो 3 या 4 साल का, और ख़ास करके हमारी डेली लाइफ पे तो असर हुआ, बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए, लेकिन एजुकेशन पे आई थिंक बहुत ही ज़्यादा असर हुआ। और वो समय आपने बिल्कुल नज़दीकी से देखा है क्योंकि आप कॉलेज में हैं। तो ये जो कोरोना का कितना प्रभाव रहा एजुकेशन के ऊपर, या विद्यार्थी वास्तव में ज़्यादा अलर्ट हुए, या विद्यार्थियों का पढ़ाई, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी जगह जो परसेंटेज था वो काफ़ी हाई रहा, किसी के 95% है, किसी के 90%। तो कोरोना में आपके क्या अनुभव रहे एजुकेशन को लेकर? तो कोरोना का तो भयंकर बुरा प्रभाव रहा जी, लेकिन अभी जिस मोबाइल की हम बात कर रहे थे वो मोबाइल ही उस समय सहारा था जी, विद्यार्थियों से जुड़ने का, उनको अपने जो भी उनके जो आकांक्षाएं थी, सवाल थे, उन सब का समाधान मोबाइल के माध्यम से ही हुआ। और जो संभव हुआ हमने देखा कि मोबाइल के माध्यम से ही हम नोट्स दे पाए और बच्चे को कम से कम उस एजुकेशन सिस्टम से जोड़े रखे, अन्यथा बच्चा तो कट ही गया था। और शिक्षा का जो भी थोड़ा भी हम उसका कर सके और उसको शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखे, तो उसमें मोबाइल और लैपटॉप
की उसमें भूमिका अच्छी रही। जी बाकी शिक्षा का काफ़ी स्तर इतना नीचे गिर गया है जिसका हम बता भी नहीं सकते कि अब वो बच्चे, निकले हुए बच्चे कहीं परीक्षा में या किसी व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे हैं। ऐसी दशा उनकी हो गई है जी कि वो व्यवस्था प्रारंभ से लेकर कॉलेज तक जी प्रभावित हुए 2-3 साल। वो शिक्षा में जो बच्चे निकले, प्रमोट करने पड़े, उनको जबरन मार्क्स देने पड़े, वो 90% लेकर भी बाजार में डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहा है। तो इसका बहुत बुरा प्रभाव मेरी नज़र में। हिंदी के बारे में आपके क्या विचार है और हमारे देश में कितनी उपयोगिता है, और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हिंदी तो आज विश्व की मतलब लोकप्रिय भाषा बन गई है, जी क्योंकि बाजार की भाषा भी हिंदी बन चुकी है। जी पूर्व मैंने बताया कि भारत युवाओं का देश है, दुनिया भर में युवाओं की डिमांड है, और तकनीकी और कौशल से विकास करते हुए अपने उस कौशल के माध्यम से दुनिया भर में भारतीय युवा छाया हुआ भी है। तकनीकी शिक्षा में तो हम देख ही रहे हैं, बड़े बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय हैं। तो जब वो जाएंगे तो निश्चित रूप से अपना संपर्क हिंदी से भी करेंगे। हिंदी से बोलने वाले उनको अच्छा लगेगा कि हिंदी में लोग संवाद कर रहे हैं। आज दुनिया भारत को अपना मार्केट मानती है, बहुत बड़ा बाजार है। जी तो किसी भी कंपनी को भारत में आने के लिए उसके अपने कर्मचारी की आवश्यकता है, तो वो सब हिंदी में बोले। आम उपभोक्ता हिंदी बोलने वाला है, तो सभी कंपनियां हिंदी को प्रमोट कर रही है, हिंदी में अपने कार्मिकों को दक्ष कर रही है। और दुनिया भर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खुले हुए। तो चाहे भारत का युवा विदेश जाए या विदेशी कंपनियां भारत में आए, हिंदी तो सबको सीखनी होगी। तो इसलिए दुनिया भी हिंदी का महत्व समझ रही है। और इस हिंदी दिवस पर मैं ये मानता हूँ कि हिंदी का भविष्य बहुत ही सुनहरा है और उज्ज्वल है। यदि कोई हिंदी में अपने अच्छी डिग्रियाँ लेता है, अच्छी भाषा पर पकड़ बनाता है, तो वो विश्व में कहीं भी जाएगा तो रोज़गार ज़रूर मिलेगा। जी तो हिंदी एक रोज़गार परक और बाजार की महती आवश्यकता वाली भाषा बन चुकी है, इसलिए दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। जी मैंने आज कहीं पढ़ा था कि पूरे विश्व में 43 करोड़ लोग हिंदी पढ़ते हैं या सुनते हैं, और देश की 5 सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में हमारी हिंदी का ताल्लुकात है। वर्ल्ड में बहुत सारे लोग फॉरेन से जो आते हैं वो भी हिंदी सीखने की कहीं न कहीं उनकी कोशिश रहती है। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है। तो हिंदी दिवस के ऊपर, आज के जो हिंदी दिवस है उसके ऊपर आज के विद्यार्थी, क्योंकि आज कहते हैं ना कि अंग्रेजी का जो एक नशा आज के युवाओं में, खास करके जो हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते, खाते हिंदी, कहते हैं लोग खाते हिंदी का है लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसके ऊपर आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदी भाषा को लेकर? हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, और अब धीरे धीरे कई ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं वाले लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज भारत की भाषा हिंदी हो चुकी है। पूरे दक्षिण से लेकर पूर्वांचल, समग्र भारत में हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा है, लोग बोल रहे हैं। आधिकारिक रूप से भी इसको सब लोगों ने स्वीकार किया है। और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमारी सनातन परंपराओं को, हमारे पूरे भारत को एक करने में सक्षम है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में आज लोकप्रिय भाषाओं में से हिंदी है, और हिंदी लोगों को जोड़ने वाली भाषा है। जो क्षेत्रीयताएँ, अनेकता में एकता स्थापित करने का जो कड़ी है वो हिंदी भाषा है। ये हिंदी ही युवाओं को, भले आज ऐसा लगता है, हमने उनको अंग्रेजी पढ़ने से नहीं रोका, लेकिन संस्कार तो हिंदी में है। जी इस हिंदी को लेकर के कोई आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। जी। और सर, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की समाप्त करें, मैं आपसे 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूँगा। आपसे मिलकर हर समस्या का निवारण है, स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हिंदी के बारे में, आधुनिक जो नई शिक्षा प्रणाली उसके बारे में और अन्य विषयों के बारे में बताया, और आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर गणेश लाल जी नीनामा, जो कि शिक्षाविद हैं और वर्तमान समय में एक सरकारी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।